नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं हिंदी निश्चित अध्ययन में नाटक। इस नाटक में हम देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण कथन है, महत्वपूर्ण पात्र है, जो हमारा री एग्ज़ाम होने वाला है, उस री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह सब कुछ हम देख रहे हैं। आज हम देखेंगे शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य। इस नाटक से हम प्रारंभ करेंगे। और शंकर शेष का जो एक और द्रोणाचार्य नाटक है, यह नाटक 1977 में प्रकाशित होता है और यह केवल दो भागों में विभाजित है, एक पौराणिक और एक पौराणिक महाभारत के माध्यम के आधार पर शिक्षा व्यवस्था पर व्याप्त भ्रष्टाचार रेखांकित किया गया है। कल हमने यहाँ तक देखा था और आज हम इसके पात्र, इसकी कथा वस्तु, यह सब कुछ हम देखेंगे। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक एक और द्रोणाचार्य एक ऐसा नाटक है जिसमें आधुनिक शिक्षक अरविंद की तुलना द्रोणाचार्य से की गई है। यानी इसमें जो आधुनिक शिक्षक है वह है आधुनिक शिक्षक कौन है इस नाटक में, तो वह है देखो अरविंद। और वह पौराणिक काल का जो शिक्षक था वह था द्रोणाचार्य। इसके साथ इसकी तुलना की गई है। द्रोणाचार्य की समस्याओं से बचने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है। धीरे धीरे आप कुकर्म की दलदल में वह धंसता जाता है द्रोणाचार्य वो कृपी के कहने पर। इस नाटक में दो कथाएं हैं। अभी इस नाटक में दो कथाएं, जैसे राजा निर्बंसिया कहानी में दो कथाएं चलती है, उसी प्रकार एक और द्रोणाचार्य नाटक में भी दो कथाएं चलती है। एक जो दो कथाएं है सात समांतर चलती है, एक अरविंद की कथा व दूसरी द्रोणाचार्य की कथा। नाटककार ने प्राचीन महाभारत के द्रोणाचार्य की कथा को आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित किया है। यह नाटक मूल रूप में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर फैले भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीति, घुसपैठ और आदि समस्याओं को रेखांकित करता है। नाटक मूल रूप से एक मध्यवर्गीय परिवार में व्यक्ति की असहनीय बेबसी का चित्रण करता है। इस नाटक की कथा वस्तु मूल रूप से पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभक्त है, यानी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में यहाँ पर है। कथा वस्तु हम देखेंगे नहीं, सीधा हम पात्रों की ओर बढ़ेंगे और बाद में उसका हम ये करेंगे, क्योंकि कथा वस्तु पर प्रश्न ज़्यादातर आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। पात्रों से और वह कथनों से ही प्रश्न आ रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं पात्रों की ओर। पात्रों में अरविंद जो है, अरविंद एक मध्यवर्गीय परिवार का है और वह एक प्राइवेट कॉलेज में अध्यापक है। लीला जो है वह अरविंद की पत्नी है। लीला एक और द्रोणाचार्य और सिंदूर की होली नहीं, एक और द्रोणाचार्य और एक नाटक में लीला नामक पात्र है। अरविंद की पत्नी है लीला। यदु कौन है, अरविंद का साथी है और मित्र है और मित्र शिक्षक है। यदु अरविंद का साथी है और वह मित्र शिक्षक है। प्रेसिडेंट राजकुमार का पिता है और वह शिक्षा व्यवसाय करने वाला है और कॉलेज का संस्थापक है। राजकुमार यह प्रेसिडेंट का बेटा है। प्रिंसिपल की उम्र लगभग 60 वर्ष है। वह प्रेसिडेंट का वह चाटुकार है। विमलेंदु अरविंद का मित्र अध्यापक है और जिसकी हत्या हो चुकी है विमलेंदु की। चंदू जो है वह 20 साल का लड़का है, अरविंद का चहेता शिष्य है, प्रिय शिष्य है, जिसे नकल का झूठा आरोप लगाकर कॉलेज से निकाल दिया जाता है। अनुराधा जो है वह चंदू की प्रेमिका है, जिस पर राजकुमार बलात्कार का प्रयास करता है, अंत में आत्महत्या कर लेती है। प्रेसिडेंट चंदू को नकल करते हुए पकड़ने वाला अध्यापक है। प्रेसिडेंट चंदू को नकल करते पकड़ने वाले अध्यापक है और सुदीप अरविंद का बेटा है। अभी इस नाटक में महाभारतकालीन पात्र कौन से हैं? महाभारतकालीन पात्रों में है द्रोणाचार्य, कृपि द्रोण की पत्नी तथा अश्वत्थामा की माता है। कृपि जो है वह द्रोणाचार्य की पत्नी और वह अश्वत्थामा की माता है। अश्वत्थामा द्रुपद, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और सैनिक। यानी यहाँ पर अंधा युग। और ये एक और द्रोणाचार्य नाटक में कौन कौन से पात्र आए हैं? द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, उसमें भी भीष्म भी है,
अर्जुन का भी जिक्र आया है अंधायुग में, अंधायुग नाटक में युधिष्ठिर है। तो यह जो है यह उस नाटक में और इस नाटक में सेम पात्र है, याद रखिए। अभी यहाँ पर हम जो देखेंगे वह महत्वपूर्ण कथन देखेंगे इस नाटक में। इस नाटक में दो कथाएं समांतर चलती रूप से चलती है। इस नाटक में पुराने कथानक द्वारा आधुनिक समस्याओं का समाधान ढूंढा गया है। अभी इसके जो है प्रमुख ये देखेंगे हम क्या प्रमुख कथन देखेंगे परीक्षा में पूछे जाने योग्य। पूर्वार्ध में कौन कौन से है देखते हैं। मैं सोचता ही नहीं सोचने से फायदा, मैं सोचता ही नहीं सोचने से फायदा, लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें तुम्हें पूछता कौन। यानी यह जो कथन है यह यदु अरविंद से कहता है। आप किस किस से डरो, आप किस किस से डरो लीला, कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट्स को, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगी से, उस लीजिए बेहुदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थियों से, क्या पूरी उम्र डरते ही रहना चाहिए। यह अरविंद अपनी पत्नी लीला से कहता है। अगला कथन है यहाँ पर, इसलिए कहता हूँ नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। जल्लाद से भी कहीं विरोध किया जाता है, मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गधा और उल्लू का पट्ठा कहता है, पर क्या करूं, सुनता हूं, सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ। नौकरी जो करनी है, यह अरविंद लीला से कहता है। नहीं, ये अरविंद नहीं कहता, यह जो है प्रिंसिपल कहता है लीला से, यह अरविंद नहीं कहता है। वैसे भी कौन तैयार होता है, आप तुम ही बताओ। क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ, पर कहलाता हूँ नालायक कहने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ। नौकरी जो करनी है, यह प्रिंसिपल लीला से कहता है, यह भी प्रिंसिपल लीला से कहता है, अरविंद नहीं कहता है यह। अगला कथन है, हाँ यह हुई दुनिया की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है। कहो उससे नौकरी करनी सीखो। अब अपनी तारीफ अपनी मुँह क्या करूँ। 30 साल नौकरी की, पूरे 30 साल चुंगी नौके के मुहर्रिम से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़ता तो क्या बनता, लड़ो मत झुको मत, सोचो मत, मानो समझो जो समझाया जाता है। ये प्रिंसिपल लीला से कहता है और ये बात सही है। जो प्राइवेट कॉलेज में जो है बहुत ज़्यादा शोषण होता है और ये प्रासंगिक नाटक है। अगला कथन, क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं, यह चंदू अरविंद से कहता है। बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब, यह अरविंद लीला से कहता है। मृत्यु ने उतार कर रख दिया, चेहरे केवल जिंदा रहते हैं। मृत्यु ने उतार कर रख दिया, चेहरे केवल जिंदा रहते हैं, बदले जा सकते हैं 1 2 10 100, पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। यह विमलेंदु, एक मिनट, हाँ आ गए नज़दीक हम। क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं, यह चंदू जो है वह अरविंद से कहता है। अगला कथन है, बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब, यह अरविंद लीला से कहता है। मृत्यु ने उतार कर रख दिया, चेहरे केवल जिंदा रहते हैं, बदले जा सकते हैं 1 2 10 100, पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। यह बिमलेंदु अरविंद से कहता है। तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से बहुत अंधेरा है वहाँ, सीलन भरी हजारों सुरंगें और खाने हैं वहाँ। जितना कचरा जमा कर रखा है तुमने, मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। यह विमलेंदु जो है यह मरा हुआ है और उसकी जो आवाज़ जो है वह केवल
अरविंद के अंतर्मन से ही ये बातें करता है। बेवकूफ़, बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरों से परे हूँ, यह विमलेंदु अरविंद से कहता है। जिंदा हो न इसलिए मरो तो पता चले कि जीवन क्या है। यह विमलेंदु अरविंद से कहता है कि जिंदा हो इसलिए तुम्हें पता नहीं कि जीवन क्या है जानने के लिए पहले मरना पड़ेगा। साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे और ना समझ। मेरी बीबी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सब आश्वासन देते हैं, नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है। यह विमलेंदु अरविंद से ही कह रहा है। अगला कथन है, आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद। दूध के नाम पर जहर देती तो भी पी लेता। यह कृपी द्रोणाचार्य से कहती है, यानी जो अश्वत्थामा रोता है कि मुझे गोरस दे, और उसके घर में गोरस नहीं होता तो वह आटे का घोल, पानी में आटा मिलाकर उसका घोल देकर वह उसको कृपी जो है अश्वत्थामा को देती है, और वह हंसते हुए पीता है। और बाद में वह द्रोणाचार्य कहता है कि तुमने उसको क्या पिलाया, गोरस तो नहीं था। तो वह कृपी कहती है कि आंचल से, यानी जब से उसका दूध पीना छूट गया तब से उसने दूध पिया ही नहीं है, दूध का स्वाद ही पता नहीं है। तो मैं गोरस के नाम पर मैं यदि उसको जहर देती तो भी वह हंसकर पी लेता, क्योंकि उसको दूध का स्वाद ही पता नहीं था। अगला कथन है, मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। यह द्रोणाचार्य कृपी से कहता है। लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या करूं। यह द्रोणाचार्य अर्जुन से कहता है। नहीं, ये कथन गलत है। लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या करूं। यह जो है यह एकलव्य द्रोणाचार्य से कहता है। एकलव्य द्रोणाचार्य से कहता है। यह मूल नाटक में एकलव्य द्रोणाचार्य से कहता है। एकलव्य द्रोणाचार्य से कहता है, अर्जुन से नहीं। जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। यह द्रोणाचार्य अर्जुन से कहता है। धर्म की व्यवस्था के लिए जानते नहीं शूद्रों और वनवासियों को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह द्रोणाचार्य अर्जुन से कहता है। एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो। धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा, धीरे धीरे उसके जाति का अधिकार हो जाएगा। शक्तिशाली होने के बाद ये क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे और परिणाम होगा वर्णाश्रम धर्म पर संकट। उसका अंगूठा छीनकर इस संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, समझे। यह द्रोणाचार्य अर्जुन से कहता है। अर्जुन कहता है कि एकलव्य का अंगूठा ही तुमने क्यों मांगा। तो उसका अंगूठा काटकर जो खून से लथपथ हुआ हाथ है वह मैं नहीं देख सकता, अर्जुन कहता है। तब वह द्रोणाचार्य यह कथन कहता है। यह हमने अभी पढ़ा है। जो अगला कथन है, वह सिद्ध करना चाहता था कि वह मेरी सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता रहेगा। तो यह जो है द्रोणाचार्य अर्जुन से कहता है। तो वह कहता है कि मेरे बिना ही उसने जो है महान धनुर्विद्या सीखी है, तो इस पर मैं श्रेष्ठ शिक्षक नहीं कहलाऊंगा, ऐसा वह कहता है। अगला कथन है, क्यों मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। भविष्य में जब कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा, तो उस समय एकलव्य का गर्म खून से बना हुआ सना पंजा मुझे मजाक उड़ाएगा। गुरुदेव, मैं अपनी अपराध भावना को कभी नहीं जीत सकूंगा। यह अर्जुन द्रोणाचार्य से कहता है, क्योंकि मुझसे बड़ा धनुर्धर जो है वह कौन है, तो वो एकलव्य है। लेकिन फिर भी आपने उसका अंगूठा छीनकर उसकी धनुर्विद्या को बाधित किया है। आगे है, ये पूर्वार्ध में देखा। आप उत्तरार्ध में कथन है, आप नहीं जानते अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। प्रेसिडेंट अरविंद से कहता है। सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर, यानी सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर।
मुझे अपनाने वाला भी कोई है, उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देता है। ये कौन है? चंदू है। और यह अनुराधा अरविंद से कहती है। और यह किसके प्रति कह रही है अनुराधा यह कथन? तो चंदू के प्रति कह रही है, याद रखिए। अगला कथन है, कह तो रहा हूँ आत्मज्ञान हो गया है मुझे, अपने शूद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिल बिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान। प्रेसिडेंट के फोन ने मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी, समझौते के फंदे पर अपने आप को 2500 बार लटकाने वाला मैं, दूसरों का नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला मैं, मुझ पर थूको, यह अरविंद लीला से कहता है। अगला कथन देखते हैं। मुझे क्या हो सकता है? मेरी चमड़ी अब गेंडी की तरह मोटी हो गई है। मैं जानता हूँ कि सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला है, फिर भी आंखें मूंद कर अपनी रोटी खा रहा हूँ। सुनोगी, सुन भी सकोगी, उस हरामी के बच्चे ने क्या कहा? मिस्टर अरविंद, आप पर 15,000 रुपयों के गबन का आरोप है, यह अरविंद लीला से कहता है। यानी वह जो है वह केस वापस नहीं लेता, तो उसको गबन का इल्ज़ाम लगाया जाता है। अगला कथन है, आत्मा क्या चीज़ होती है? केवल शरीर सत्य है, आत्मा सब बकवास है, यह विमलेंदु अरविंद से कहता है। अगला कथन है, प्रायश्चित ही करना है तो तुम भी आत्महत्या करो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। यानी यह विमलेंदु कहता है अरविंद से कि तुम्हें प्रायश्चित करना है तो आत्महत्या करो, लेकिन उसकी आत्महत्या करने की भी ज़रूरत नहीं। स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं, वह तो होता ही रहा है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरवों की दास्तां छोड़कर चला गया? क्या उसने तलवार उठाई? मेरा नाटक याद करो, क्यों नहीं करते? द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ, द्रोणाचार्य वही खड़ा था, वह चुप क्यों रहा? बोलो, चुप क्यों रहा? याद करो मेरा नाटक, याद करो। यानी यह विमलेंदु का लिखा हुआ नाटक जो है वह खेला था अरविंद ने। तो यह विमलेंदु अरविंद से कहता है कि तुम बार बार मेरा नाटक क्यों भूल जाते हो, क्यों उस द्रोणाचार्य को भूल जाते हो? वही वही मैं वही मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे संस्कारों में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरे खून गर्म नहीं हुआ, मेरे शब्द फुफका कर खड़े नहीं हुए? बताओ माँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहाँ गड़बड़ी है मेरे संस्कारों में? यह अश्वत्थामा कृपि से कह रहा है कि भरी सभा में लांछन उठाया गया, तब मुझे गुस्सा क्यों न आया? तब मैं उसका प्रतिशोध करने के लिए क्यों आगे नहीं बढ़ा? यह अश्वत्थामा कृपि को कहती है। आगे चलकर अश्वत्थामा कहता है कि उस दिन तुमने मुझे आटे का घोल न पिलाकर कोई जहर देता तो अच्छा था, ऐसा वो कहता है आगे। तुम उत्तर क्यों नहीं देती? रसवाल एक वस्त्र द्रौपदी को दरबार में नंगा किया जा रहा था, फिर भी मैं चुप बैठा रहा। आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली मर्मभेदी आवाज़ से वह पुरुष जाति को पुकार रही थी, उसके बाद भी चुप रहा। बताओ ऐसा क्यों? यह अश्वत्थामा ही कृपि को यानी अपनी माता को कह रहा है। माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? ये बात बड़ा अच्छा कठिन है कथन है। माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी? यह अश्वत्थामा कृपि से कहता है। अगला कथन है, उसने कहा था, आचार्य आप तो न पांडव के रक्त संबंधी है न कौरव के, आप आचार्य है दोनों के। क्या धनुर्धन आपका कहना नहीं मानेगा? दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सत्ता का मोह नहीं है। क्या आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देख सकते हैं? उठाइए अपना धनुष्य, आप चुप क्यों हो? यानी यह अश्वत्थामा द्रोणाचार्य से यानी अपने पिता से कहता है। अगला कथन है, अपना नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आती? मैं पूछती हूँ, तुम्हारा आचार्यत्व कहाँ मर गया? क्या वह केवल एकलव्य का अंगूठा कटवाने या सूत पुत्र कहकर कर्ण की अवहेलना करने तक सीमित था? तुमने अपने शिष्यों को रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं था? यह कृपि द्रोणाचार्य से कह रही है अपने पति से।
अगला कथन है, तेरा अध्यात्म चिंतन ब्रह्म ज्ञान सब ढोंग है। कहता क्यों नहीं कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तुझे सता रही थी। यह कृपि अश्वत्थामा से कहती है कि तुमने विरोध क्यों नहीं किया। तो फिर अर्जुन कहता अश्वत्थामा कहता है कि तुमने विरोध करना मुझे बचपन से सिखाया ही कहाँ है। बहुत होता कौरव मिलकर तुम दोनों पर हमला करते, तुम्हारा वध कर देते। उस व्यवस्था में मैं कितनी दुखी नहीं होती जितनी आज हूँ। यह जो है कृपि द्रोणाचार्य से कह रही कि तुमने सब कुछ होते हुए क्यों देखा, तुमने क्यों आवाज़ नहीं उठाई। अगला कथन देखते हैं। वही दिन था, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, प्रतिशोध ने विवेक को जीता। उस दिन तुमने मुझे भटकाया, उस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दास्ता में धकेल दिया। यह द्रोणाचार्य कृपि से कहता है। यह नाटक जो है हमने इसी चैनल पर लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया है। यदि आपने वह वीडियो देखा है तो आपको यह वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, क्योंकि लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने में काफ़ी समय जाएगा। इसलिए मैंने ये शॉर्ट में जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य कथन है, पात्र परिचय है, वही रखे हैं। तो वह वीडियो जाकर देखिए। तो यहाँ पर जो है कृपि जो है उसको कहती है कि अन्न के लिए भटकना पड़ेगा, नहीं भटकना पड़ेगा, वस्त्र के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, हमारी गरीबी दूर जाएगी। इसलिए वह उस दिन भेजती है कृपि ही द्रोणाचार्य को। और फिर वह कहता है कि वही दिन था, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, प्रतिशोध ने विवेक को जीता। उस दिन तुमने मुझे भड़काया, उस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दास्ता में धकेला। यह द्रोणाचार्य कृपि से कहता है। अगला कथन है, और उस राजकीय अन्न की दास्ता ने उस राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी। मुझे एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा, मुझे कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा। पक्षपात शुद्रता ने मेरा स्वत्व छीन लिया। अश्वत्थामा उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी नहीं बनने दिया, तब मैं सही आदमियों का कहाँ से निर्माण करता। यह द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से कहता है अपने बेटे से। अगला कथन है, उस दास्ता ने मुझे सुरक्षा दी, झूठी प्रतिष्ठा दी। यानी किसको अर्जुन को आगे बढ़ाकर सुविधाओं ने मेरी थार मोथरी कर दी। मेरे भीतर के उस आदमी को जगाया जो बदला लेता है, जो अपने अहंकार को संसार से बड़ा मानता है। द्रुपद से बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का उन्माद दिया। उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। कृपि मैं हर दिन छोटा आदमी होता गया। यह द्रोणाचार्य कृपि से कह रहा है। अगला कथन है, अश्वत्थामा मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है। मुझे दिशाओं को बहरा बनाने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। मुझे अपने विद्यार्थियों के शव दिखाई दे रहे हैं। अपने दारिद्र्य से बदला लेने की मेरी हिंसक भावना मुझे ही ग्रस्त कर रही है। यह द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से कहता है। अगला कथन देखते हैं। ठीक किया तुमने, मैं इसी का पात्र था। सत्य और न्याय का पक्ष जानते हुए भी उसने विरोध लड़ा। अपने ही शिष्यों के विरुद्ध राजकीय अन्न की दास्तां समझौते का चरित्र ठीक किया तुमने। इस समय तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म है। युधिष्ठिर, तुम सच भी बोलते तो क्या इतिहास झूठ बोलता। अच्छा किया तुमने। यह द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहता है। अगला जो नाटक है वह है हमारा उपेंद्रनाथ आश्क का अंजो दीदी नाटक। अंजो दीदी नाटक यह 1955 में प्रकाशित होता है और यह एक उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करने वाला नाटक है। और इस नाटक के प्रमुख पात्रों में अंजो दीदी है जो अंजलि है, एक बेहद यांत्रिक महिला है, यानी कि यांत्रिक महिला है, समय के साथ दौड़ने वाली। यह यांत्रिकता उसके जीवन को खत्म कर देती है। इस नाटक में जीवन के एकाकीपन तथा उससे उपजी विसंगतियों का चित्रण किया गया है। याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब इस नाटक की विषय वस्तु में अंजो या अंजलि अभिजात वर्ग की एक स्त्री है। जीवन को नियंत्रित और अनुशासन
रखने के संस्कार नाना जी से प्राप्त करे। यानी अंजलि ने या अंजू ने जीवन को यांत्रिक तरह से चलाने के जो संस्कार है वह कहाँ से सीखे थे, तो नाना जी के पास से सीखे थे। अंजू की समयबद्धता में उसके वर्ग की सारी वृत्तियाँ हैं जो टम से मस होना नहीं जानती। उसके अपने ढंग में पति और पुत्र चक्की की तरह पीसते हैं। अश्कजी अभिजात वर्ग के खोखलेपन को श्रीपति के द्वारा ध्वस्त कराते हैं। यानी यहाँ पर अंजू दीदी का प्रतिवेदी पात्र या खंडन करने वाला पात्र यहाँ पर श्रीपति, जो अंजू दीदी का भाई है। श्रीपति की वह पात्रा है श्रीपति ही वह पात्र है जो अंजू के जुल्म को समझ पाता है और उसके दुष्परिणामों का अनुमान लगा पाता है। यह नाटक 2 अंकों में है। यानी यह अंजू दीदी नाटक कितने अंकों में है? 2 अंकों में है। और 2 अंकों में 3-3 दृश्य, यानी पहले अंक में 3 दृश्य है और दूसरे अंक में 3 दृश्य है। पहले अंक में गर्मी के दिन है और दूसरे अंक में सर्दी के दिन है। और इसके पहले अंक में क्या है यह भी थोड़ा सा देखेंगे। पहले अंक में नारी पात्र यानी जो अंजू जो है वह प्रचंड अनुशासन से व्यक्तिगत आकांक्षाओं का दमन करती हुई दिखाई देती है। मसलन नीरज चाहकर भी क्रिकेट खेल नहीं सकता और इंद्र नारायण जो अंजू के पति, यानी अंजू दीदी के पति का नाम क्या है? इंद्र नारायण है। अंजू के खौफ से उसकी दास्ता के शिकार नजर आते हैं। श्रीपति का घर में प्रवेश, यानी श्रीपति घर में जाता है। कुछ देर के लिए सही एक हल्कापन और खुश मिजाजी आ जाता है। वह नीरज के सपनों को पंख देता है। अनिमा अंजू की सहेली है। अनिमा कौन है? अंजू की सहेली। पात्र परिचय देखते हुए हम देखेंगे। मजाक करता है, यानी वह अनिमा से मजाक करता है श्रीपति, यहाँ तक कि मशीन बन चुके नौकरों से हंसी ठिठोल करता है। दूसरे अंक में क्या है यह थोड़ा सा देखेंगे। दूसरे अंक 20 वर्ष बाद है, यानी दूसरे अंक का कितने वर्ष बाद है? कुल 20 वर्ष बाद है। जब दूसरे अंक में अंजू दीदी की मृत्यु हो चुकी है तब वह घर में नहीं है। कहानी शुरू होती है 20 वर्ष बाद। अंजू इस अंक में नहीं है क्योंकि वह चल बसी है। अंजू द्वारा विचारों और मान्यताओं को लादने का अत्याचार कितना बड़ा था, इसे आगे चलकर सोए नीरज भी महसूस करता है। मन क्रिकेट में और आंखें पढ़ाई में, फल तुम्हारे सामने है न। क्रिकेट के कप्तान बने न आईएएस, यानी नीरज कहता है। नीरज अपनी पत्नी ओमी से कहता है, यानी यह जो अंजू दीदी की जो यांत्रिकता की जो परंपरा थी आगे चलाने का काम कौन करती है? तो ओमी करती है। नीरज अपनी पत्नी ओमी से कहता है, जब तक वे जिंदा रही उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगा रखा। उसे स्वतंत्रता से बढ़ने फलने फूलने नहीं दिया। इंद्र नारायण जो आप जज बन चुके, यानी पहले वकील थे इंद्र नारायण और अब वो जज बन चुके हैं। नाटक के अंत में कहते हैं, जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले। अंजू, इस घर को घड़ी की तरह नहीं इंसानों की तरह जीना चाहिए। यानी घड़ी की तरह इंसानों को जीना नहीं चाहिए, इंसानों की तरह जीना चाहिए। नाटक के दूसरे अंक में ही यह स्पष्ट होता है कि अंजू क्यों और कैसे मरी, यानी अंजू दीदी की मृत्यु कैसे हो गई, यह नाटक के दूसरे अंक में पता चलता है। अब इस नाटक के पात्र देखते हैं। अंजलि या अंजू दीदी एक ही पात्र है। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की मनोवृत्ति उसे संस्कार में मिली थी। उसके लिए उसका बनाया नियम कानून प्रधान था। उसकी जिद ने पूरे घर को एक तनाव पर बना रखा हुआ था। वह जिंदगी को निर्जीव घड़ी की तरह देखती थी। वह स्पष्ट कहती है, अभी अंजू दीदी स्पष्ट क्या कहती है? मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह ही चले। हम सब उसके पुर्जे बन जाए और विचार नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए। अपनी अहंवादिता द्वारा बनाए नियमबद्धता की कीमत वह जान देकर चुकाती है। अगला पात्र है श्रीपति अंजलि का भाई है, अंजू दीदी का भाई है श्रीपति। इस नाटक का सबसे जिंदा दिल इंसान कौन है इस नाटक का? तो श्रीपति है। अंजू के इंद्र नारायण को वही झकझकोरता है। वह अंजू की मान्यताओं का विलोम है। बेपरवाही, मौज मस्ती, खुश मिजाजी
उनके व्यक्तित्व के आयाम है, वह न किसी से शासित है, न नियंत्रित है, इसलिए उसे दमन के प्रति सख्त नफरत है। एक जगह वह कहता है, यानी एक जगह वह क्या कहता है, श्रीपद, जब जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। यानी जब इंसान मशीन बन जाएगा तब वह सारी दुनिया के लिए खतरा हो जाएगा। अभी अगला पात्र है इंद्र नारायण। इंद्र नारायण कौन है, तो अंजू दीदी का पति है, यानी श्रीपति का साला है। इंद्र नारायण अंजू दीदी के पति है, उनके दमन के शिकंजे में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। अंजू की मौत के बाद जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ता है, जहां वे महसूस करते हैं कि कैसे अंजू की सनक ने उसके जीवन को रेगिस्तान जैसा बना दिया था। अंत में वे अंजू के तिलिस्म को तोड़ने का समर्थन तो करते हैं, लेकिन उसकी सनक के यो मोह से नहीं खींच पाते। अगला पात्र है नीरज। नीरज कौन है, तो नीरज जो है वह अंजलि और इंद्र नारायण का पुत्र है, बेटा है। अंजू के दुष्परिणामों का सजीव प्रतीक, जो न तो क्रिकेट, यानी ये नीरज क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है, और उसकी माँ अंजलि कहती है कि वह आईएएस बनना चाहिए, और अंत में वह ना ही वो क्रिकेट का कप्तान बनता है और ना ही वह आईएएस अधिकारी बनता है। अंजू के दुष्परिणामों का सजीव प्रतीक, जो न तो क्रिकेट का कप्तान बन पाता है और न ही आईएएस। नीरज नीरज जो है वह नज़ीर नज़ीर है ने नज़ीर नीरज का मित्र है, याद रखिए। ओमी कौन है, तो ओमी नीरज की पत्नी है और अंजू की बहू है। यह अंजू की प्रतिछाया होते हुए भी अंजू नहीं है, यानी वह अंजलि की तरह, अंजू दीदी की तरह ही घर को समय के साथ, घड़ी के साथ चलाने वाली है। अंजू की जो परंपरा है वह आगे बढ़ाने वाली है, लेकिन वह अंजू नहीं है। ओमी जो है वह नीरज की पत्नी है और अंजू की बहू है, इंद्र नारायण की भी बहू है, याद रखिए। यह अंजू की प्रतिछाया होते हुए भी अंजू नहीं है। न तो उसमें अंजू जैसा अखंड अहम अहम है, न जिद। उसके पति और पुत्र पर वह शासन नहीं करती, यानी वह उसके पति और पुत्र पर शासन नहीं करती। अगला पात्र कौन है, तो नीलम है। नीलम नीरज और ओमी का पुत्र है। नीरज जो है वह अंजू और इंद्र नारायण का पुत्र है, और नीलम जो है वह ओमी और नीरज का पुत्र है, यानी अंजू दीदी का पोता है। अनिमा अंजू की सहेली, यानी अनिमा कौन है, तो अंजू की सहेली है। अन्य पात्रों में है राज वकील साहब, नौकर, और राजू मुन्नी, यह नौकर है। अपनी माँ की तरह का ही शासन नीरज अपने पुत्र नीलम पर करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही प्रक्रिया को दिखाता है। यही नाटक की ट्रेजेडी है, यानी जो परंपरागत चलता आ रहा है वही पहले एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को दे रही, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को दे रही, इसी प्रकार जो पारंपरिक वारसा कहते हैं उसी प्रकार। अब इस नाटक के कथनों में देखेंगे, जीवन सोई एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयाँ नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए, यह अंजू दीदी कहती है नाटक में। अगला कथन है, जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह किन दुनिया के लिए जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन रहेगा। इंसान का मशीन बनना सनक ही का दूसरा रूप है, यह श्रीपति का कथन है। और यहाँ पर जो है इस नाटक के कथन ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो मेन नाटक था, मूल नाटक मैंने पढ़ाया है, इसी चैनल पर है, तो वह नाटक आप सुनिए, देखिए, सुन सकते हो, काम करते करते भी सुन सकते हो, इसमें कोई नहीं है। तो अगला यहाँ पर नाटक है महाभोज। काफ़ी इस महाभोज रचना को लेकर दिक्कतें आती है। कोई कहता है कि हमारे नेट के पाठ्यक्रम में यह महाभोज उपन्यास है, कोई कहता है नाटक है, लेकिन हमारे नेट के पाठ्यक्रम में महाभोज यह उपन्यास नहीं है, नाटक है, याद रखिए। और इसका प्रकाशन जो है वह इसका प्रकाशन वर्ष 1982 है। यह नाटक 10 दृश्यों में विभक्त है, यानी महाभोज नाटक 10 दृश्यों में है। आज़ादी के बाद भारतीय राजनीतिक तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जन के सामने आया, उसका स्पष्ट यथार्थवादी चित्रण इस नाटक में किया गया है। अभी महाभोज उपन्यास जो है वो
महाभोज उपन्यास 1979 का, यानी नाटक कब प्रकाशित हुआ है महाभोज? महाभोज नाटक यह 1982 में प्रकाशित हुआ। और महाभोज उपन्यास यह 1979 में है। 79 में नाट्य रूपांतरण किया गया। प्रथम प्रस्तुति, यानी महाभोज नाटक की जो प्रथम प्रस्तुति है, मंचन है, वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल द्वारा 1982 में किया गया था। और इसका निर्देशक कौन था? तो अमाल अमाना था, याद रखिए। अब इस नाटक की थोड़ी कथा वस्तु देखते हैं। इस नाटक में, यानी महाभोज नाटक में जो है वह सरोहा गांव का वर्णन पृष्ठभूमि पर रचा गया है। यह विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह सरोहा गांव के निवासी बिस्सू की मौत से शुरू होता है, यानी बिस्सू की मौत से शुरू होता है। बिस्सू के पास गांव में हुई आगजनी की घटना के सबूत थे, जिसे वह दिल्ली ले जाना चाहता था। इसी कारण उसकी हत्या हो जाती है। यानी बिस्सू की हत्या किस कारण हो जाती? क्योंकि जो गांव में आगजनी हुई थी, आग लगाई गई थी, उस आगजनी की पूरी सबूत जो थे वह बिस्सू के पास थे, और वह दिल्ली में जाकर, न्यायालय में जाकर वह सबूत पेश करना चाहता था, इसलिए उसकी हत्या की जाती है। चुनाव माहौल में इस हत्या का सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा भरपूर उपयोग किया जाता है। बिस्सू के संघर्ष को बिंदा उसका दोस्त, यानी बिस्सू का जो संघर्ष था, उस संघर्ष को आगे ले जाने का काम कौन करने वाला है? तो बिंदा जो है वह बिस्सू का दोस्त है। बिंदा है उसका दोस्त, आगे बढ़ाता है, पर अंततः वह भी व्यवस्था के कुचक्र में फंसकर सलाखों के पीछे पहुंचा जाता है। यानी अंतिमतः वह बिंदा को भी जेल में डाल देते हैं। अब इस नाटक के पात्र देखते हैं। पात्रों में दास साहेब जो है वह मुख्यमंत्री है। बातों और ऊपरी व्यवहार में आदर्शवादी, परंतु व्यवहार ठीक उलट है। यानी जो दास साहब जो है वह मुख्यमंत्री, ऐसे कहा जाए तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं जो उसका देखावा व्यवहार अलग रहता है और आंतरिक व्यवहार अलग रहता है। यह दास साहब मुख्यमंत्री है, तो वह जो है बातों और ऊपरी व्यवहार में आदर्शवादी है, परंतु व्यवहार ठीक उल्टा है उसका। मंत्रिमंडल के लोग हैं लोचन भैया चौधरी जी असंतुष्ट है। हरिजनों और खेत मजदूरों को साधने के लिए घरेलू उद्योग योजना की शुरुआत करता है। बिस्सू की मौत को पहले आत्महत्या, यानी वह मुख्यमंत्री जो है दास साहब, यह बिस्सू की मौत को पहले आत्महत्या करता है और फिर बिंदा द्वारा हत्या घोषित करता है। यानी मुख्यमंत्री जो है पहले बिस्सू की मौत को पहले आत्महत्या की है कहता है, और बाद में अंतिमतः बिंदा ने ही बिस्सू की हत्या की है ऐसा घोषित करता है और बिंदा को जेल भेज दे देता है। हीरा के हाथों घरेलू उद्योग योजना का उद्घाटन तथा आगजनी के पीड़ितों को 5-5 हजार रुपये का वितरण, यानी वह आगजनी में जो पीड़ित हुए हैं उस लोगों को कितना रुपयों का रुपए दिए जाते हैं पीड़ितों को? तो 5-5 हजार रुपये दिए जाते हैं। याद रखिए, आगजनी की घटना के पीड़ितों को 5-5 हजार रुपये दिए जाते हैं। याद रखिए, किसके हाथों से इसका वितरण किया जाता है? तो उसका हीरा के हाथों से विवरण किया जाता है। याद रखिए। अगला पात्र है बिस्सू। बिस्सू जो है वह, बिस्सू का ही नाम है विशेषर कहकर पूछेगा, और हमने पढ़ा है बिस्सू, तो विशेषर है। बिस्सू और विशेषर एक ही है। हरिजनों का हमदर्द, यानी हरिजन जो भी दलित है उसका वो हमदर्द है, उसके लिए कार्य करने वाला है, लड़ने वाला है। शहर में पढ़ाई, वापस आकर स्कूल खोलता है, यानी वह बिस्सू जो है वह शहर में पढ़ाई के लिए जाता है, और शहर से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह वापस आकर स्कूल खोलता है। सुकुल बाबू के शासन में 4 साल की जेल, यानी जो सुकुल बाबू का जो शासन था तब बिस्सू ने 4 साल की जेल की थी बिना मुकदमा। आगजनी की घटना के सबूत इकट्ठा करने के कारण मार दिया जाता है, यानी वह आगजनी की जो सबूत है वह बिस्सू इकट्ठा करता है और उसको न्याय दिलाने की कोशिश करता है, तब उसको मार दिया जाता है। उन प्रमाणों को दिल्ली ले जाना चाहता है, यानी उस सबूतों को। जोरावर ने टिटहरी गांव के बंसी और बिहारी से पुतन की दुकान पर चाय में जहर पिलवाकर हत्या करवाई थी, यानी वो जोरावर एक आदमी था। जोरावर कौन है आगे देखा जाएगा। जोरावर ने टिटहरी गांव के बंसी और बिहारी से पुतन की दुकान पर चाय में जहर मिलवाकर हत्या करवाई थी, यानी चाय में जहर दिया था। अगला पात्र है बिंदा का ही नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद। बिंदेश्वरी प्रसाद किसका नाम है? तो बिंदा का ही नाम है। बिस्सू का
अभिन्न मित्र, यानी ये बीसू का मित्र था। लगभग 8 महीने की दोस्ती थी, यानी बिंदा और बीसू के बीच में कितने महीने की दोस्ती थी, कितने साल की दोस्ती थी, तो वह 8 वर्ष की थी, 8 महीने की थी, 8 वर्ष की नहीं, 8 महीने की दोस्ती थी, याद रखिए। बीसू के संघर्ष को आगे बढ़ाता है, यानी बीसू का जो संघर्ष था हरिजनों को न्याय दिलाना, उसको वह आगे बढ़ाता है। कौन? बिंदेश्वरी प्रसाद तथा बिंदा। शहर का रहने वाला है, यानी ये शहर का रहने वाला है। रुक्मा का पति है। रुक्मा के पिता की मौत के बाद खेती संभालने गांव आता है, यानी जो वो रुक्मा का पति है, कौन? बिंदे बिंदेश्वर प्रसाद, तो वह गांव आता है और वह वहाँ आकर खेती संभालता है, यानी रुक्मा के पिता की मौत के बाद गांव आकर खेती संभालने लगता है। अंत में बीसू की हत्या के झूठे आरोप में गिरफ्तार, यानी अंत में वह जो दास साहब है मुख्यमंत्री, वह बीसू की हत्या इसी ने की कहकर उसको वह गिरफ्तार करते हैं, जेल भेजा जाता है। अगला पात्र है सक्सेना। सक्सेना यह एसपी है, हत्या की तहकीकात के लिए भेजी जाती है, यानी वह सक्सेना एसपी है, पुलिस विभाग में है और हत्या की जो जानकारी के लिए वह भेज दिए जाते हैं। जोगेश्वर महेश हीरा बिंदा की गवाही देते हैं, यानी बिंदा की गवाही कौन कौन देता है? जोगेश्वर देता है, महेश देता है, हीरा और बिंदा। जोगेश्वर, महेश, हीरा, बिंदा, यह जो है यह हीरा, यह तीन, जोगेश्वर, महेश, हीरा, यह बिंदा की गवाही देता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि महाभोज नाटक में निम्नलिखित में से बिंदा की गवाही कौन कौन नहीं देता है? तो ये तीनों को छोड़कर जो नाम आएगा वह नहीं देता है, याद रखिए। जोगेश्वर, महेश, हीरा, यह बिंदा की गवाही लेते हैं। जोरावर द्वारा बीसू की हत्या करवाने का खुलासा इसलिए स्प्लेंडर सस्पेंड, यानी वह जोरावर द्वारा, यानी जोरावर ने बीसू की हत्या की है, यह खुलासा सक्सेना साफ करते हैं, तो इसके लिए उसको सस्पेंड किया जाता है, बदली की जाती है। ईमानदार, सत्यनिष्ठ तथा करुणावान, यानी एसपी का स्वभाव कैसा है? ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है और करुणावान है। जोरावर, अगला पात्र कौन सा है? जोरावर। जोरावर सरोहा का जमींदार नुमा नौ धनाढ़ किसान है, यानी जोरावर जो है वह सरोहा नामक गांव का जमींदार है, या नौ धनाढ़, यानी वह उसके बाद नया नया धन आया है, जैसे तुम्हारी दौलत नई नई, ऐसी कुछ तो एक गजल है ना, उस प्रकार। दास साहब का करीबी, यानी ये दास साहब का करीबी समर्थक है जोरावर। बीसू की हत्या तथा हरिजन बस्ती में आगजनी, यानी ये बीसू की हत्या करता है और हरिजन बस्ती में आग कौन लगाता है? तो जोरावर लगाता है। गांव में धीस गांव में धोस 35% वोट का मालिक है, यानी जो सक्सेना है, सक्सेना नहीं, जोरावर जो है वह गांव में कितने वोट का मालिक है? तो 35% का मालिक है, याद रखिए। दत्ता बाबू, अगला पात्र है दत्ता बाबू। यह मशाल साप्ताहिक पत्रिका का संपादक है। दत्ता बाबू जो है वह मशाल साप्ताहिक पत्रिका का संपादक है। अखबार में घाटा विज्ञापनों का अभाव है इसको। दत्ता साहब से कागज तथा विज्ञापन का आश्वासन मिलने पर सत्ता के समर्थक में पत्रकारिता करता है। स्वार्थ लोलुप निष्ठा तथा ईमानदारी का अभाव है। बुद्धिजीवी वर्ग की सत्ता से सांठगांठ के प्रतिनिधि है। अगला पात्र है महेश। महेश दिल्ली से आया रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है। जो जिस प्रकार यह महेश जो है वह दिल्ली से आया है, रिसर्च स्कॉलर से घास खोदने के लिए आया है, रिसर्च स्कॉलर है और एवं सूत्रधार है। आरंभ में तटस्थ, अंत में सक्रिय रूप से बीसू के हत्यारियों को पकड़वाने में भागीदारी, यानी वो बीसू के हत्यारियों को या बीसू की हत्या हुई है उसको न्याय दिलाने के लिए ही वह भागीदार बनता है। अन्य पात्रों में है सुकुल बाबू। सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री, यानी सुकुल बाबू कौन है? तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है। विरोधी पार्टी के नेता है। करिश्माई वक्ता है। बीसू की मौत पर प्रदर्शन रैली निकालता है। कौन? सुकुल बाबू। सरोहा से उम्मीदवारी, यानी सरोहा से उसको उम्मीदवारी मिलती है। अगला पात्र है काशी। काशी सुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता, इलेक्शन कमांडर जोगेसर साहू को चुनाव लड़ने के लिए तैयार करता है। अगला पात्र है अप्पा साहब। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष लखन को चुनाव में खड़ा करने के कारण दास साहब को नाखुश करता है। पांडे जी, अगला पात्र कौन है? तो पांडे जी दास साहब के निजी सचिव है। दास साहब के निजी सचिव कौन है? तो पांडे जी है, याद रखिए। लखन दास साहब का विश्वास पात्र है। सरोहा चुनाव के लिए प्रत्याशी, यानी सरोहा गांव से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी है।
जमुना बहन, जमुना बहन यह दास साहब की पत्नी है, जमुना बहन याद रखिए। सिंहा, सिंहा डीआईजी है यहाँ पर, सिंहा जो है यह डीआईजी पद पर है। बीसू की आत्महत्या वाली रिपोर्ट तैयार करता है, यानी सिंहा जो है, सिंहा डीआईजी यह बीसू की आत्महत्या की रिपोर्ट तैयार करता है। भवानी, भवानी मशाल मशाल का सहायक संपादक, यानी जो मशाल पत्रिका थी उसका वह सहायक संपादक जो था वह भवानी था, याद रखिए। नरोत्तम, यहाँ पर नरोत्तम भी पात्र आया है जो झूठा सच उपन्यास में है। नरोत्तम ईमानदार प्रेस रिपोर्टर, सच्ची रिपोर्ट छपवाना चाहता है। बीसू की हत्या तथा आगजनी वाली, यानी नरोत्तम कौन है, तो ईमानदार है और वह प्रेस रिपोर्टर है। तो और वह सच्ची रिपोर्ट जो यानी जो सत्य है वह पत्रिका में छापना चाहता है और आगजनी की घटना को तथा बीसू की हत्या को। रत्ती, रत्ती दास साहब का पीए है, यानी रत्ती कौन है, तो दास साहब का पीए है। मोहन सिंह सक्सेना का सहयोगी पुलिस कांस्टेबल है, यानी मोहन सिंह कौन है, तो सक्सेना का सहयोगी है और पुलिस कांस्टेबल है। हीरा, हीरा बिरजू का बाप है, याद रखिए। हीरा कौन है, तो बिरजू का बाप है, पिता है। रुकमा बिंदा की पत्नी है, यानी रुकमा कौन है, तो बिंदा की पत्नी है, याद रखिए। बीसू के स्कूल की दोस्त, यानी रुकमा कौन है, रुकमा बिंदा की पत्नी है, बीसू के स्कूल की दोस्त है, याद रखिए। भौरो सिंह सरोहा का थानेदार, जोरावर का चमचा, यानी भैरव सिंह यह सरोहा का थानेदार है और जोरावर का चमचा है। लठेत, लठेत जोरावर का आदमी है। लड़की, जोरावर की लड़की, यानी लड़की कौन है, तो लड़की किसकी है, तो जोरावर की लड़की है। जोगेश्वर साहू, जोगेश्वर साहू यह सरोहा का बनिया है। बीसू की लाश पहले इसी ने देखी, यानी बीसू की जो लाश थी वह पहले कौन देखता है, तो जोगेश्वर साहू देखता है, याद रखिए। जोगेश्वर साहू सरोहा का बनिया है। बीसू की लाश पहले इसी ने देखी है, याद रखिए। अब इस नाटक के प्रमुख जो है उदाहरण देखेंगे या उदाहरण कहेंगे या कथन देखेंगे। दृश्य 1 में मेरे आदमी और सोए आदमी में, मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है, भला बस एक सांस की डोरी वहाँ टूटी और आदमी गया, यह सूत्रधार कहता है। यानी सोया हुआ आदमी सोता रहता है और उसकी सांसें चलती रहती है, और मरा हुआ आदमी भी सोए जैसा ही लेटा रहता है लेकिन उसकी सांसें बंद रहती है, ये सूत्रधार कहता है। अगला कथन है, गांव में जो कुछ भी घटना गांव का ही हो गांव में जो कुछ भी घटना गांव का ही होकर रह जाता, शहर उससे एकदम बेअसर और अछूता, लेकिन अब यह दूरी एकदम सिमट गई है, यह सूत्रधार ही कहता है। दूसरे दृश्य में क्या है देखते हैं। खेत मालिकों के अत्याचार बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कानून का तो जैसे कोई डर ही नहीं रह गया, यह नरोत्तम भवानी से कहता है। जब जब सैया भये कोतवाल तब डर काहे का, जब सैया भये कोतवाल तब डर काहे का, इन लोगों का तक पहुँचते पहुँचते कानून भी साला लंगड़ा हो जाता है, यह भवानी नरोत्तम से कहता है। अगला कथन देखते हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि आज़ादी मिले इतने साल हो गए, लेकिन आज भी इस तबके की हालत आदमियों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इंटस रियली हॉरिबल, हैदर एंड शेमफुल, यह जो है यह नरोत्तम भवानी से कहता है। अगला कथन है, सेल कोई कमिटमेंट नहीं है आप लोगों का, यदि ऐसा ही है तो अखबार बंद करके पान की दुकान खोल लीजिए, खूब बिकेगा, बहुत सेल होगी, मैं किसी दूसरे अखबार में, यह नरोत्तम भवानी से कहता है। अगला कथन है, हेडलाइन हमेशा कंची होनी चाहिए, जो पढ़े वो अखबार ज़रूर खरीदे, यह भवानी नरोत्तम से कहता है। हेडलाइन यानी जो टाइटल होता है वह टाइटल प्रभावशाली होना चाहिए, ये जो है ये विज्ञापन का नियम है कि प्रभावशाली टाइटल शीर्षक। बिना सरकारी विज्ञापनों के और कागज़ के पूरे कोटे के कहीं अखबार कहीं नहीं चल सकता भला, यह तो प्रेस की थोड़ी बहुत कमाई है जो दाल रोटी मयस्कर हो जाती है वरना, यह दत्ता बाबू नरोत्तम से कहता है। अभी तीसरे दृश्य में क्या है देखते हैं।
अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूल अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात हुई है। एक आदमी की हत्या। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सुकुल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। यह लखन जमुना बहन से कहता है। कानून अनुमान पर नहीं, प्रमाण पर चलता है। यह दास साहब जमुना बहन से कहते हैं कि कानून अनुमान पर नहीं पर प्रमाण पर चलता है, सबूत पर चलता है। यह दास साहब का कथन है जमुना बहन से। आर्थिक सहायता से गरीबी पर ज़रूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। यह दास साहब जमुना बहन से कहते हैं कि आर्थिक सहायता से गरीबी पर मरहम लगाया जा सकता है। आर्थिक सहायता पर जो गरीबी की समस्या है वह दूर की जा सकती है, पर जो गरीब के जो प्रियजन थे वह बिछड़ जाते हैं, मर जाते हैं। उनके दुख पर मरहम नहीं पैसों से लगाया जा सकता, इंसानियत उठ जाएगी। यानी यह कहते हैं कि आर्थिक सहायता से गरीबी पर ज़रूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछुड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। यह दास साहब जमुना बहन से कहते हैं। अगला कथन है 15 साल की उम्र से तू दास साहब का थैला उठाए उठाए उनके पीछे चला करता था। इसके साथ रहकर सीखा समझा, आज चुनाव मैं खड़ा हो रहा हूँ, पर इसके स्वभाव का धीरज और ठहराव नाम का भी नहीं है तुम पे। यह जमुना बहन लखन से कहती है, जो वह उसका चमचा था। अगला कथन है लेकिन आवेश राजनीति का दुश्मन है। लेकिन आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक और धीरज चाहिए। पद पर बैठोगे तो जिम्मेदारियाँ स्वयं सिखा देगा। पद जो है जिम्मेदारियाँ स्वयं सिखा देता है। अखबारों को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए, वे ही तो हमारे कामों के असली दर्पण होते हैं। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए अखबारों में। अगला कथन है जब आपने अपने को लेकर परेशान है भाई, वो भी प्रमोशन के लिए छटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का और चाहिए। यानी आदमी का स्वभाव क्या है? और चाहिए, मुझे और चाहिए। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। हमारे पास भी ऊपर से आदेश आया है कि तबादला करो। ये ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है। यानी ऊपर का चक्कर, ऊपर से सब कुछ ऊपर से हो रहा है, सब कुछ ऊपर से हो रहा है, ये कहीं पर भी ऊपर से हो रहा है, ये सुनाई देता है। कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देना उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना है। मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंप कर अपने अधिकार शून्य में बदल दो। इन्हीं स्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए तो इतना संघर्ष किया था हम लोगों ने। और तुम अपनी आकांक्षाओं पर थोड़ी लगाम दो लखन, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। यह दास साहब लखन से कहता है उपर्युक्त कथन। अगला कथन है रुपया ज़रूर पहुंचा देना चाहिए, वरना कागजी योजनाएं विश्वास तोड़ देती है लोगों का। यानी रुपया ज़रूर पहुंचना चाहिए, यानी जो कागजी योजना है वह विश्वास तोड़ देती है लोगों का वोट के लिए। दो बातों का ध्यान रखा गया है ना। एक तो इस योजना में पंचायत कहीं न आए, संतुष्टि है लोग पंचायत से। यानी ये दास साहब पांडे जी से कहते हैं। अगला कथन है इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सिर झुकाकर रहते थे। यानी अब जो वर्तमान में जो हरिजन है उसके बाप दादे जो थे हमारे सामने सिर झुकाकर चलते थे। झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाया करती थी। पर आप लोग इतना माथे चढ़ा रहे हो कि आज ये ससुरे आँख में आँख गाड़ कर बात करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। यह हमसे ये जोरावर पांडे जी से कहते हैं। अगला कथन है देख लिया दास साहब, यह है इनका रवैया। हरिजनों के लिए आज भी ये लोग चाहते हैं कि खेत मजदूर गुलाम बनकर पैरों में रहे इनके। पर अब ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा।
उनका हक उन्हें देना ही पड़ेगा, यह लखनदास साहब से कहता है। यानी हरिजनों में सुधार हो रहा है, स्थिति को पहचान रही है, शिक्षा का प्रसार हुआ है। जहाँ तक दिलवाए वही वही रो रही है। जहाँ जहाँ हक दिलवाए वही रो रही है सरकार। आए दिन हड़तालें, जुलूस, तोड़फोड़, काम कोई नहीं करना चाहता ससुरा। बस सबको हक चाहिए और दो हक। एक दिन देखोगी कि हक ही हक रह जाएंगे इसके पास, और कोई काम धाम नहीं। आप लोगों के लिए तो खेत मजदूर और हरिजन चुनाव जीतने के वास्ते एक वोट भर है, पर हमारे लिए ये मजूरे है, काम करते हैं हमारे खेतों में, हमारे बिना गुजारा भी नहीं इनका। एक तो एक वो सुकुलवा था मादर। यानी यहाँ पर जोरावर जमुना बहन से कहता है। अगला कथन है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर ही शोषण से मुक्ति हो सकेंगे और समाज में समानता का दर्जा पा सकेंगे ये लोग। यानी आर्थिक रूप से, यानी पैसे आएंगे तब ही वो स्वतंत्र हो सकेंगे और शोषण से मुक्त हो सकेंगे। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर ही शोषण से मुक्त हो सकेंगे और समाज में समानता का दर्जा पा सकेंगे, यह दास साहब जोरावर से कहता है। अगला कथन है, चार पैसे हाथ में हो जाने से ही जात ऊंची हो जाएगी उनकी। यानी चार पैसे हाथ में आने के बाद जात जो है उनकी ऊंची हो जाएगी। हमारे साथ हुक्का पानी पीने लगेंगे। दाह साहब ऊंच नीच है तो रहेगी रहेगी ही। यानी ये जोरावर दाह साहब से कहता है। अगला कथन है, जमाना बदल रहा है, जोरावर जमाने के साथ बदलना सीखो। जो बातें आज से 30 साल पहले होनी चाहिए थी वो आज भी पूरी तरह नहीं हो रही है। दुर्भाग्य है इस देश का, ये दास साहब जोरावर से कहता है। आज की वीडियो में यह नाटक पूरा नहीं देखा जा सकता, जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे। और बात का कल में, पैसे ने अहंकार तो दिया, संस्कार नहीं। यानी पैसे ने अहंकार दिया लेकिन संस्कार नहीं। यह जो कथन किसका है, दास साहब जमुना बहन से कहते हैं। अगला कथन क्या है, बदल रहा होगा जहाँ बदल रहा होगा, हमारे रहते सरोहा में नहीं बदल सकता जमाना, यह जोरावर दास साहब से कहता है। अगला कथन है, मेरे साथ चलना है तो जबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए, समझे। मेरे लिए राजनीति धर्म नीति से कम नहीं। मेरा साथ चाहते हो तो गीता का उपदेश गाढ़ बांध लो। निष्ठा से अपना कर्म किए जाओ, यह जो है दास साहब लखन से कहता है। तो आज जो है हम यहीं पर रुकेंगे। इसके बाद जो है दृश्य 4 से आगे के जो कथन है वो हम बाद में देखेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।